आज BAMS फाइनल ईयर और BAMS ओल्ड बैच में हम क्रियाकाल आज पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक होगा हम लोगों का क्रियाकाल। क्रियाकाल में है कि व्याधि की अभिव्यक्ति में दोषों की विभिन्न तरह की अवस्थाएं होती हैं। दोषों को विषम अवस्था का ही नाम रोग या व्याधि है। विषम अवस्था का ही नाम व्याधि है। अतः दोषों के वैषम्य की जो अवस्थाएं हैं वे ही व्याधि की भी अवस्थाएं हैं। दोष वैषम्य की उत्तरोत्तर 6 अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं का बारे में हम पढ़ेंगे। इन 6 अवस्थाएं इस प्रकार है। संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संशयम व्यक्ति भेदम च यो वेति सदोषनाम भवेद भीषकम। क्या है? संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संशयम व्यक्ति भेदम च यो वेति संदोषनाम भवेद भीषकम। अर्थात संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय तथा व्यक्ति और भेद, इन 6 अवस्थाओं के बारे में हम जानेंगे, विस्तृत रूप से जानेंगे। इन दोषों की इन 6 अवस्थाओं का जानकारी रखने वाला भीषक कहलाता है या भीषक कहलाने के योग्य अधिकारी है। अवस्थाओं का ज्ञान चिकित्सक को उन अवस्थाओं में प्रतिकारार्थ सतर्क कराता है। चिकित्सक की यह सतर्कता व्याधि को आगे बढ़ने से रोकती है। इन विभिन्न अवस्थाओं में क्रिया प्रतिकार की अवस्था की उपस्थित होने से आचार्यों ने इसे क्रियाकाल कहा है। क्रियाकाल के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रियाकाल के बारे में सबसे पहले हम आता है संचय। संचय के बारे में क्या हम पढ़ते हैं? दोषों के अपने आशयों तथा मुख्य केंद्रों में बढ़ जाने को दोष संचय कहते हैं। बात का संचय होने पर पोस्ट में क्या होता है? अद्यमान क्या होगा? डिस्टेंशन होगा और उसका बाद स्तब्धता होती है। पित्त संचय से मुख या शरीर पर पित्त वर्ण की झलक तथा शरीर में उष्णता की प्रतीति होती है। शरीर में गुड़ता एवं आलस का अनुभव कफ का संचय होने पर होता है। इस अवस्था में यदि दोषों के वृद्धि को रोक दिया जाए और निदान परिवर्जन कर दिया जाए अथवा संचित बात का नाश करने के लिए वातानुरोमक औषध का प्रयोग, वातानुरोमक मतलब पंचशकार चूर्ण, त्रिफला चूर्ण या जो भी वातानुरोमक एकल या जो भी ड्रग है उसका वातानुरोमक औषध का प्रयोग पित्त संचय में, शीतल पानों और कफ के संचय में उपवास करने से लाभ होता है। यह रोगी की शांति के प्रति सामान्य उपचार है। इसके साथ ही दोषोत्पादक आहार विहार के विरोधी आहार विहार का सेवन करना चाहिए। सर्व शरीर चर होते हुए भी दोषों का कोष्ठ में एक एक विशेष स्थान माना गया है। जैसे हृदय और नाभि के अधोभाग में वायु का, मध्य भाग में पित्त का और ऊर्ध्व भाग अपर के भाग में कफ का स्थान माना गया है। इस प्रकार बस्ती, हृदय और सिर भी क्रमशः
वायु, पित्त और कफ का स्थान माना गया है। दोषों का दूषियों से आश्रयी भाव संबंध भी है। अतः अस्थि धातु वायु का, स्वेद और रक्त धातु पित्त का तथा शेष रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरुष आदि कफ का आश्रय कहा गया है। इनके अतिरिक्त इन दोषों के भेदानुसार भी इनके विभिन्न स्थान के बारे में हम पढ़ते हैं। संचय में दो प्रकार का हम पढ़ते हैं। स्वाभाविक माने काल परिणामकृत और अस्वाभाविक प्राज्ञापराध। स्वाभाविक के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवस्थिकी, अवस्थाजन्य और नैमित्तिकी ऋतु प्रभाव जो होता है, और प्राज्ञापराध से असात्म इंद्रियार्थ संयोग होता है। तो अवस्थी पाकी क्या कहता है, बाल्यावस्था में कफ, युवावस्था में पित्त और वृद्धावस्था में वात का स्वभाव से ही संचय होता है। अतः यह संचय अवस्था के प्रभाव में होने के कारण अवस्थिकी संचय कहा जाता है। परिणामकृत क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में वायु का, वर्षा ऋतु में पित्त का तथा शिशिर ऋतु में कफ का संचय ऋतु स्वभाव से होता है। यह नियम है कि वृक्षादि गुण जब उष्णता से युक्त होते हैं तब उनसे वायु का संचय होता है। ग्रीष्म काल में ऋतु का स्वभाव उष्ण होता है और भगवान सूर्य के उत्तरायण होने से शरीर में स्नांश की कमी और रुक्ष भावों की वृद्धि होती है। अतः काल प्रभाव ग्रीष्म काल में लघु वृक्षादि औषधियों के सेवन से वर्धमान वृक्षादि शरीराभाव, ग्रीष्म के उष्ण प्रभाव से ग्रीष्म ऋतु में शरीर के अंदर वायु का संचय स्वभाव से ही करते हैं। अब इसके बाद प्रकोपावस्था में क्या होता है, जब दोष अपने अपने आशयों में संचित होकर वृद्धि को प्राप्त हो चुके होते हैं तथा उन्हें इस अवस्था में समन करने का प्रयत्न न किया जाए तो और भी अधिक बढ़कर अपने अपने आशयों से बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं, परंतु कभी कभी इनकी प्रवृत्ति अंतोमुखी भी हो जाती है, जिससे वे जिस आशय में संचय हो रहे हैं उसी में स्थान संचय करके विकृति पैथोलॉजी को उत्पन्न कर देते हैं। इस अवस्था को दोषों की प्रकोपावस्था कहते हैं। संहिता ग्रंथों में आया है कि तेषाम प्रकोपात कुष्ठतोद संचरणाम अम्लिका पिपासा परिदाह द्वेष हृदय क्लेश जायन्ते। सुश्रुत सूत्रस्थान में वर्णन किया गया। सुश्रुत संहिता में बात प्रकोप के क्या लक्षण बताया गया है। तोद में सुई चुभने से पीड़ा होती है। कोष्ठ में क्या होगा, कोष्ठ में तोद होगा और उसमें सुई चुभन जैसी पीड़ा होगी। दूसरे में वायु का कोष्ठ में संचरण होता है। तीसरे में वायु की आंत्र में गति के कारण क्या होता है, गुड़गुड़ाहट होता है, आवाज होता है। ये बात प्रकोपक लक्षण है। पित्त प्रकोप के लक्षण क्या है, मुख का स्वाद अम्ल होना, अम्लता होता है और बेल्चिंग होता है, खट्टे ढकार आता है और प्यास बार बार लगेगा, प्यास का अधिक लगना होता है। हृदय प्रदेश में दाह होता है। क्या होता है, हाइपर एसिडिटी होगा, रेफर्ड पेन होगा, जिससे पूरा आमाशय में जलन होगा, अम्लता होगा और हृदय प्रदेश में दाह होगा, हेवीनेस होगा, दर्द होता है। कफ प्रकोप का लक्षण क्या है, भोजन की इच्छा नहीं होगी, मुख से लाला स्राव का होना, उदर तथा छाती में भारीपन होता है, हेवीनेस ऑफ द चेस्ट होता है। शरीर में दोष का कोप अधिकतर मिथ्या आहार विहार के निरंतर सेवन से होता है। प्राज्ञापराध और काल प्रक्षेप भेद से प्रकोप दो प्रकार के होते हैं। प्राज्ञापराध में अपने द्वारा किए गए मिथ्या आहार विहार द्वारा मनुष्य स्वयं दोष प्रकोप का कारण बनता है। दूसरे प्रकार के कोप में
ऋतु आदि की उपेक्षा रहती है, अर्थात यह दोष प्रकोपक विशेष कालों में स्वाभाविक प्रज्ञा अपराध न होते हुए भी हो जाता है। जैसे बसंत में ऋतुवश कफ कोप स्वयं हो जाता है, इस प्रकार वर्षा में वात का और शरद में पीत का कोप हो जाता है। इस प्रकार दिन रात तथा आहार आदि के प्रारंभ, मध्य एवं अंत में कफ, पीत तथा वात का कोप होता है। इसके लिए दोषों के संचय की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्राकृतिक रूप में इनका प्रकोप हुआ करता है। प्रसर में दोष प्रकोपावस्था में उचित प्रकार उपचार न करने से तथा दोषवर्धक आहार विहार निरंतर सेवन करने से संचित तथा प्रकोपित दोष वायु के द्वारा अपने आंसुओं से निकलकर आधे या पूर्ण शरीर में अथवा विशेष अंगों में या रस आदि धातुओं में मिलकर शरीर में प्रसर करने लगते हैं। क्या कहते हैं? प्रसरंती दोषांतरे चलंती। वायु ही दोषों के प्रसर का विशेष कारण है। जैसे संहिता ग्रंथों में कहा गया है कि पितः पंगु, कफः पंगु, पंगु मल धातवः वायुना यत्र नियंत्रे तत्र गच्छन्ति मेघवत्। जैसे इस प्रकार वायु के द्वारा दोष ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक अंगों की गति करते हुए कोष्ठ, शाखा और मर्म अस्थि में जाने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुपित हुआ दोष प्रसर करता हुआ किसी आशय और धातु में पहुंच तो जाता है, परंतु उस आशय में अपने अनुकूल परिस्थिति न पाकर रोग उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाता है। यह प्रायः तब होता है जब शरीर अथवा शरीर के अवयवों में रोग क्षमता अथवा बल अधिक मात्रा में हो तथा दोष का बल न्यून हो। शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग हो तथा दोष न्यून मात्रा, कम मात्रा में हो। शरीर में प्रत्येक दोष के अपने प्राकृतिक एवं मूल स्थान है। उन स्थान की ओर प्रसर की प्रवृत्ति उन दोषों की अधिक होती है, किंतु कभी कभी वायु अधिक कुपित होकर पित्त या कफ को दूसरे दोष के स्थान की ओर ले जाता है। ऐसे समय में मूल दोष वात की विशेष चिकित्सा करनी चाहिए। प्रसर अवस्था में दोनों का सम्मिश्रण भी हो सकता है, अतः द्विदोषज तथा त्रिदोषज व्याधियों की उत्पत्ति होती है। वात प्रसर के लक्षण क्या है? वायु की प्रतिलोम गति। पक्वाशय में वात की अधिक वृद्धि। क्या होता है? बस्ती पुरुषाधानम कटिशक्तिनी पादावस्थनी तत्रापि पक्वाशो विशेषणी वात स्थानानि। पक्वाशय वात का विशेष स्थान बताया गया है। क्या हो गया? पक्वाशय में वात की अत्यधिक वृद्धि होने लगेगी और बड़ी एक होगा, अंग मर्द होता है, शरीर और त्वचा में सुई चुभने जैसी वेदना होती है। और पित्त प्रसर का लक्षण क्या होता है? किसी एक अवयव में या सर्वांग शरीर में दाह होता है, गले से धुआं सा निकलता हुआ महसूस होता है, अग्नि तथा धूप आदि की असहिष्णुता, प्यास का अधिक लगना। ये क्या है? पित्त प्रसर के लक्षण बताए गए हैं। कफ प्रसर के लक्षण अरुचि तथा भोजन का न पचना, शरीर गौरव, आलस तथा तंद्रा, कभी कभी उत्क्लेश और वमन का होना होता है, वोमिटिंग टेंडेंसी होता है। प्रसर अवस्था में भी योग उपचार तथा निदान परिवर्तन के द्वारा दोषों को उद्भव स्थान पर ही शांत किया जा सकता है, अथवा प्रसर करते हुए दोषों को पुनः कोष्ठ में लाकर उनका शोधन तथा संशमन करके दोष प्रकोप को हम लोग ठीक कर सकते हैं। परंतु यदि प्रमादवश प्रसर अवस्था में उत्पन्न लक्षणों की अवहेलना की जाए तो दोष और भी अधिक वृद्धि को प्राप्त करके किसी भी अवयव अथवा संपूर्ण शरीर में स्थान संशय करने लगता है, स्थान संशय करता है। अब इसके बाद हम लोगों का संचय प्रकोप प्रसर। अब चौथा हम लोगों का पॉइंट आता है स्थान संशय।
दोषों का दूष्यों धातु और मलों के स्थान पर जाकर उनका आश्रय होता है। कहाँ पर? धातु और मलों के स्थान पर जाकर के उनका आश्रय लेना ही स्थान संशय कहा जाता है। क्या है? फिर से सुन लीजिए। दोषों का दूष्यों धातु और मलों के स्थान पर जाकर वहां पर आश्रय लेना ही स्थान संशय कहलाता है। प्रसर करते हुए दोष अपने विशेष स्थानों पर सुगमता से स्थान संशय करते हैं अथवा ऐसी अव्यय या धातु में भी स्थान संशय करते हैं जिनकी जीवनी शक्ति किसी कारण से पहले ही कम हो गई है। यदि दोषों का प्रसर अंतर्मुखी हो अर्थात कोष्ठ से बाहर न निकले और कोष्ठ में उनका स्थान संशय होने लगे तो गुल्म, उदर वृद्धि, मंदाग्नि, विसूचिका, प्रवाहिका आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि बस्ती या मूत्राशय प्रदेश में स्थान संचय हो तो क्या होगा? प्रमेह, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस, मूत्रकृच, रिटेंशन ऑफ यूरिन, अश्मरी क्या होगा? रीनल कैलकुलस तथा मूत्राघात, रिटेंशन ऑफ यूरिन, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन आदि रोग उत्पन्न होता है। ग्रीवा के ऊर्ध्व भाग में स्थान संशय होने पर टर्टिकोलिस, मन्यास्तंभ, हनुस्तंभ, कर्णशूल, पेन इन ईयर, अक्षिपाक और ऊर्ध्वजत्रुगर रोग होते हैं। फेशियल पैरालिसिस, सर्वाइकल लिम्फोडेमाइटिस भी हो सकते हैं। त्वचा या मांस आदि धातु में अनेक विध त्वचा विकार तथा कुष्ठ विषप आदि एवं मांस क्षय आदि रोग होने लगते हैं। इस प्रकार विभिन्न धातुओं स्थानों पर स्थान संशय होने पर तत्संबंधी अनेक रोग पैदा होते हैं। स्थान संशय की अवस्था में रोगोत्पत्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती परंतु दोष दुष्समूर्छना का आरंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में पूर्व रूप हम लोग कह सकते हैं। वास्तव में ये पूर्व रूप को ही अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में व्याधि के लक्षण व्यक्त नहीं होते। अव्यक्तम लक्षणम तेषाम पूर्व रूप मितम स्मृतम। प्रसर करते हुए दोषों की गति को रोका जाए तो उनका स्थान संशय अवश्य होता है और जिस स्रोत में विकृति होती है अथवा बल कम होता है वहां पर वे स्थान संशय कर लेते हैं। क्या है? कुपिता नाम ही दोषानाम शरीरे परिधावतम। क्या है? कुपिता नाम ही दोषानाम शरीरे परिधावतम यत्र संगम कैव गुणा व्याधिस्तु जायते। अब व्यक्तावस्था में क्या करते हैं? स्थान संशय अवस्था में बढ़े हुए दोषों की चिकित्सा न की जाए तो दोष दूसरों से मिल जाते हैं। दोष दूसरों से मिल जाते हैं। इसलिए इस अवस्था को दोष दुष्समूर्छना कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है अर्थात दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। प्रकृति सम समवाय तथा विकृति विषम समवाय। प्रकृति सम समवाय क्या होता है? जिसमें दोष और दूसरों के समान धर्मी परिवर्तन और लक्षण उत्पन्न होते हैं। और प्रकृति विषम समवाय क्या होता है? जिसमें दोष और दूसरों के समान धर्मी परिवर्तन और लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। इस अवस्था को प्रकट करने वाले कुछ लक्षण एवं चिन्ह शरीर में पैदा होते हैं जिससे रोग व्यक्त होता है। इसलिए इस अवस्था को व्यक्तावस्था कहते हैं। इस अवस्था से पूर्व जितनी भी अवस्थाएं थी उसमें दोष की प्रधानता थी और उनके ही समान धर्मी लक्षण उत्पन्न होते थे। अतः उन लक्षणों को दोष के लक्षण कहा जाता है। व्यक्तावस्था में जो लक्षण होते हैं जिन्हें व्याधि के लक्षण कहा जाता है क्योंकि अब केवल दोषों की ही सत्ता नहीं रहती परंतु दोष का समूर्छना भी उनके साथ होता है। लक्षणों के व्यक्त होने पर तथा दोष दुष्समूर्छना के आधार पर इस अवस्था में रोगों का नामकरण किया जाता है और काय चिकित्सा संबंधी अनेक विध ज्वर, पांडु, विसूचिका आदि तथा शल्य शास्त्र संबंधी विद्रधि, वर्णशोथ
अबुर्द ग्रंथि आदि उत्पन्न होते हैं। इसलिए कहा गया है कि व्याधे परक्तम रूपम व्यक्ति, विशेष रूप से व्यक्त रूप को ही व्याधि या व्यक्तावस्था कहते हैं। अब क्रियाकाल का जो खड विधि क्रियाकाल है, खड क्रियाकाल है, उसका अंतिम और लास्ट टॉपिक है भेदावस्था। रोग व्यक्त हो जाने पर यदि रोग वृद्धि की शांति के लिए उचित उपचार न किया जाए, उचित उपचार न किया जाए, तब रोग की ओर भी अधिक वृद्धि होकर अनेक प्रकार के उपद्रव पैदा हो जाते हैं तथा गंभीरावस्था जनित अरिष्ट लक्षणों की उत्पत्ति की संभावना होती है। अरिष्ट लक्षण नियता मरणाक्षपम अरिष्ट लक्षणम। उचित उपचार न करने से रोग चिरकाल और जीर्ण हो जाता है। इसमें दोष धातुओं में व्याप्त हो जाते हैं तथा सलतंत्र संबंधी महाकुष्ठादि रोग उत्पन्न होकर शरीर का स्थान पर भेदन होने लगते हैं तथा काय चिकित्सा संबंधी ज्वर, प्रमेह, उदर रोग आदि जीर्ण होने लगते हैं। यदि इनका भी उपचार उचित रूप प्रकार से न हो तो रोग की असाध्यावस्था आ जाती है। अतः यह अवस्था रोगियों की साध्यावस्था है। इस प्रकार रोग के लिए कही जाने वाली संप्राप्ति के अनंतर खड्डविधि क्रियाकाल का बारे में हम बताएं। दोषों के संचय, प्रकोप, प्रसार, स्थान, संश्रय, व्यक्ति और भेद, इन अवस्थाओं को जो जानता है वह वास्तव में वैद्य हो सकता है। संचय अवस्था में ही हटाए गए दोष प्रकोप आदि उत्तरोत्तर अवस्थाओं को प्राप्त नहीं हो सकते। अतः दोषों के उत्तरोत्तर अवस्था में प्राप्त होने के पहले ही उनकी चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि उत्तरोत्तर अवस्था में पहुंचने पर दोष अधिकाधिक बलवान हो जाते हैं। भागभट्ट और वृद्ध भागभट्ट ने संप्राप्ति की दो ही अवस्थाएं अर्थात संचय और प्रकोप बतलाई है। भागभट्ट के प्रसिद्ध टीकाकार हेमाद्रि ने प्रकोप में ही प्रकोप, प्रसर, स्थान, संशय और अव्यक्त तथा भेद, इन 5 अवस्थाओं का अंतर्गत वर्णन किया गया है। फिर से क्रियाकाल के बारे में बता देते हैं। क्रियाकाल का शाब्दिक अर्थ है क्रिया अर्थात चिकित्सा। क्रिया का काल, अवसर, यह काल शब्द चिकित्सा के संबंध में भ्रमित होने में से विकार की उपेक्षा रखता है। काल 2 प्रकार का होता है, नित्य और अवस्थिक। क्या है? क्रिया काल का शाब्दिक अर्थ है क्रिया अर्थात चिकित्सा। क्रिया का काल, अवसर, चिकित्सा का अवसर। यहाँ काल शब्द चिकित्सा के संबंध में विरुद्ध होने से विकार की अपेक्षा रखता है। काल 2 प्रकार के होते हैं, नित्य और अवस्थित। तो अब हम लोग आज क्रियाकाल के बारे में हम लोग पढ़े कि षड्विध क्रियाकाल कौन कौन सा है, उसके बारे में हम लोग पढ़े। अब इसके बाद वाला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रियाकाल और उसकी उपदेयता। क्रियाकाल का उपयोगिता क्या है? क्रियाकाल का अर्थ है चिकित्सा का अवसर। उपयुक्त व्याधियों की 6 अवस्थाएं ही 6 क्रियाकाल है। अतः इन क्रियाकालों की उपेक्षा की गई तो व्याधि या दोष अपनी उत्तरोत्तर अवस्थाओं को प्राप्त कर प्रतिकार की अवस्था से प्रतिकार गौरव की अवस्था में चले जाते हैं। इसलिए इन क्रियाकालों का नॉलेज आवश्यक है। क्रियाकाल चिकित्सा के अवसर के
व्युत्पत्ति हो जाने पर तथा क्रियाकाल से पूर्व भी औषध का प्रयोग लाभप्रद नहीं होता, क्योंकि काल उचित अवसर ही औषध प्रयोग को सिद्धि प्रदान करता है। अतः व्याधियों की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान कर तत्काल प्राप्त किया जा सकता है। व्याधियों की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान कर तत्काल प्राप्त क्रिया चिकित्सा की व्यवस्था श्रेयस्कर है। व्याधि का नॉलेज हो जाने पर तत्काल उसका चिकित्सा कर देना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस क्रिया काल में जो चिकित्सा योग्य हो कर देनी चाहिए। जैसे ज्वर की आमावस्था में लंघनादि द्वारा पाचन, आम का पाचन की व्यवस्था उपयुक्त है। इस समय शोधन करने का उचित काल नहीं। इसी से कहा गया है काल के व्यतीत होने पर तथा काल के पहले प्रयोग हुआ औषध लाभ नहीं करता है। चिकित्सा काल के उपस्थित नहीं होने पर चिकित्सा करने से तथा चिकित्सा काल के उपस्थित होने पर चिकित्सा नहीं करने से हीन एवं अतिरिक्त चिकित्सा करने से साध्य रोग भी अच्छे नहीं होते। शीत में शीत का प्रतिकार तथा उष्ण में उष्णता का निवारण कर प्राप्त चिकित्सा काल में चिकित्सा की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। चिकित्सा के उपस्थित अवसर क्रिया काल की उपेक्षा कदापि नहीं करना चाहिए। अब चिकित्सक की सहाय अंग क्या क्या? चिकित्सा के मुख्य सहाय अंग कौन कौन है? क्षमता या देह प्रकृति क्षरणी मतलब इम्यूनिटी, और कौन क्या होता है? गुणवान, चतुष्पाद और भेषज। इसके बाद पथ्यावस्था। इसके बाद वाला क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? क्रियाकाल और उसकी उपदेयता, और उसके बाद क्रिया चिकित्सक के कौन कौन सहायक अंग हैं। जैसे इम्यूनिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या है, ठीक है। साथ में सेवन से रोग क्षमता क्या क्या है, भीषक वैद्य के गुण कौन कौन सा होना चाहिए है। इसके बाद द्रव्य, औषध द्रव्य तथा आहार द्रव्य के गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उपस्थाता परिचारक के गुण और रोगी के गुण, रोगी का कौन कौन सा गुण होना चाहिए, बागभट का क्या स्टेटमेंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और भेषज, भेषज कहते हैं चिकित्सा का पर्याय है भेषज, रसायन भेषज के बारे में हम लोग इसके बाद वाला क्लास में पढ़ेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक क्रियाकाल, जो खंडविध क्रियाकाल है, उसके बारे में आज हमने क्लास लिया। इसके बाद वाला क्लास में हम फिर पढ़ाएंगे, ठीक है।